जी, सिंह साहब, प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक बंधुओं और प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं कई घंटों से आप लोगों के विचारों को सुना। आप लोग विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचारों को यहाँ व्यक्त किया। यह एक अच्छी परंपरा है। इस विद्यालय में जो एक परंपरा बनाई गई है उस पर आप लोग निष्ठा के साथ अपने विचारों को व्यक्त करते रहिए। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से अपने विचारों को व्यक्त किया। कुछ लोग इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे आप लोग जब मंच की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग निर्भीक होकर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और यहीं से लड़का जो है या छात्र हो या छात्राएं हो, यहीं से सब कुछ सीखती है। और सभ्यता और कल्चर जो है बहुत कुछ परिवार के वातावरण और परिवार की शिक्षा पर निर्भर करता है। जिस परिवार से बच्चे आए हुए हैं उस परिवार का जो माहौल होगा उसी के अनुसार जो है बच्चे पलते। और कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे स्वच्छता अभियान। यह सही है कि इस अभियान की शुरुआत जिस महापुरुष ने, जिस दार्शनिक ने हमको आज़ादी दिलाने में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, उस दार्शनिक ने सबसे पहले जो है दिल्ली में एक दलित बस्ती से इस अभियान की शुरुआत किया। और 2 अक्टूबर 1914 को वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस पर बहुत बल दिया। और जब उनको ये पता चला कि विश्व में दूसरे स्थान पर गंदगी में भारत, पहले स्थान पर मलेशिया है और दूसरे स्थान पर भारत है, उन्होंने इस क्षेत्र में एक अभियान चलाया जिसके फलस्वरूप सबसे पहले उन्होंने गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर देश में शौचालय की व्यवस्था करवाया। और जैसे कुछ टॉपिक ऐसे है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार है, या सही शिक्षा में बहुत भ्रष्टाचार है, जिसके लिए अभिभावक भी जिम्मेदार है और शिक्षक भी जिम्मेदार है और छात्र और छात्राएं भी जिम्मेदार है कि वो सब निष्ठा से अपनी पढ़ाई नहीं करती है। जहाँ तक रह गया गुरु और शिष्य के संबंध की बात, यह सही है कि आज जो है अनुशासनहीनता बच्चों में पैदा हो रही है और वह अनुशासनहीनता परिवार से प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में भी वहाँ अनुशासनहीनता को बल मिलता है। और यही कारण है कि वो अपने टीचरों को, अपने गुरुओं को जो सम्मान देना चाहिए वह सम्मान नहीं दे पाते। और शिक्षा तो बहुत व्यापक रूप ले लिया है। आज इस देश के पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो आपका विद्यालय हो, चाहे बहुत बढ़िया किस्म के विद्यालय हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हो, वहाँ पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। सभी लोग पढ़ने पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह भी सही है कि विद्यालयों में बहुत बड़े पैमाने पर अनुशासनहीनता है। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रकार से कुछ गुंडे लड़कों द्वारा आतंक भी फैलाते रहते हैं। यहाँ तो देहातों में कम है, शहरों के विद्यालयों में वहाँ गुंडे लड़कों का एक प्रकार से प्रभुत्व होता है। वह किसी अध्यापक के भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से लड़कों में जो अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। और विचारों की अभिव्यक्ति की बात है, उस पर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह नहीं है कि आपको संविधान द्वारा विचारों की स्वतंत्रता मिली है, आप अपनी बातों को कर सकते हैं, लेकिन
ये वहीं पर यह भी ध्यान देना होगा कि आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें। विचारों की स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कि देश को अराजकता की ओर ले जाइए। देश में जो है ऐसा कोई विचार मत व्यक्त करिए जिससे भारत की अखंडता को आघात पहुंचे। जैसे जेएनयू में चंद्रशेखर जी जो वहाँ के अध्यक्ष कन्हैया लाल वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति के तहत पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, भारत ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, वो बहुत दिनों तक जेलों में रहे। लेकिन इस तरह का विचार जो है वो भारत के लिए अभी भी अनुकूल नहीं। विचारों का मतलब ये थोड़े होता है कि आप किसी को खुश कर दें और कह दें कि हम स्वतंत्र हैं कहने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था है, यह सब गलत। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि विचारों की स्वतंत्रता का कोई गलत मतलब मत लगाया करिए कि हम जो चाहें सो करें। इसके अलावा शिक्षा में भ्रष्टाचार भी एक चीज है, इस पर कुछ बालकों या बालिकाओं ने अपने विचार प्रक्रिया में सुनता रहा। यह सही है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार है। विद्यालयों में जब वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो वहाँ पर माफिया लड़के सक्रिय रहते हैं जो नकल कराने की चेष्टा करते हैं, नकल कराते हैं, प्रयास करते हैं। तो वह एक प्रकार से शिक्षा में भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। जैसे अभी हाल ही में विकास सप्ताह पूर्व टेट की परीक्षा हो रही। टेट की परीक्षा में इन बहादुरों ने पेपर लीक का उत्तर दिया। पेपर जो है वो नहीं हो सका टेट का। कई लाख रुपए गवर्नमेंट का लाभ हुआ और एक बहुत बड़ा समूह जो है 35-36 लोगों का जो है वो पकड़ा गया। और माननीय योगी जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए इन भ्रष्टाचारियों को जो है उनका मकान और जो भी अर्जित किए थे वो अवैध रूप से सबको ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। तो आज बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा में भी भ्रष्टाचार है। और दूसरी बात यह है कि नैतिकता की जहाँ तक बात है, इस देश में नैतिकता का ह्रास बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस देश का नागरिक जो है वह नैतिक रूप से बहुत गिरता जा रहा है। सारे लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही सत्निष्ठा से नहीं करते हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे वो प्राइवेट सेवा में हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हो। कोई भी सत्निष्ठा से न तो पढ़ाता है, न तो कापियों का मूल्यांकन करता है। और इससे जो है भारत में नैतिकता का पतन हो रहा है, यह बात सही है। और इस देश में लोगों के अंदर नैतिकता नहीं होती है, उस देश के नागरिक अच्छे नहीं। यहाँ लोगों का व्यक्तिगत जीवन इतना दूषित हो गया है कि उसका सार्वजनिक जीवन अच्छा नहीं है। इसके लिए हमारे देश के राजनेता भी लोग भी हैं, वह गलत तरीके से कोई भी सरकार पावर में आती है तो वो अच्छा काम करेगी तभी उसकी आलोचना करेगी। जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई सही चीज, कोई सही व्यवस्था जो है वो जनता तक पहुंचने नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, आप लोगों का एक लंबा जीवन है, आप लोगों का एक लंबा भविष्य है और आप लोग अपने जीवन के प्रति सतर्क रहिए। इस समय पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और नौकरियों के लिए जो है आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिल सकती है। और नकल करके या पढ़ाई के प्रति लापरवाही करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अपना अधिक से अधिक समय पढ़ने पर ही लगाएंगे। और आप लोग, मैं जान रहा हूँ कि बहुत व्याकुल होते हैं, आप लोग छुट्टी चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।
गुरु जी ने अपने सारगर्भित शब्दों से हम लोग जो सैकड़ों लोग आज 6 घंटे 4 घंटे से हम लोग बोल रहे थे, उसको बहुत संक्षेप में किस प्रकार से दार्शनिकता को, शिक्षा में गिरते संस्कार को, नैतिकता को किस प्रकार से रेखांकित किया, इससे हमको भी सीख लेनी चाहिए। ये जो बड़े बच्चे हैं इनको तो अपने पास कापी और पेन रखनी चाहिए, कुछ मेन चीजों को नोट्स कर लेना चाहिए। अभी जैसे गुरुजी ने बताया सफाई के मामले में, मलेशिया के बारे में, भारत देश के बारे में और चीजों के बारे में, इससे भी बहुत बड़ा चीजें तैयार होता है। आज तो दौर बहुत विकास का है। ये गुरुजी जिनको आप देख रहे हैं शालीनता की प्रतिमूर्त, इसे माहौल मिडल से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। आज इनके अंदर जो संस्कार है, जो नैतिकता है, वह हम बच्चों को भी, हम अध्यात्मों को भी ऐसे महापुरुषों से सीखनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। मैं इसी कड़ी में परम आदरणीय जो मुख्य अतिथि हैं, शिक्षाविद, समाज सेवी, कुशल प्रवक्ता और परम आदरणीय बांकेलाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबको सिंचित करें। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकागण, हमारे साथी भाई राम अजोल जी, साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र से यदि कोई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारा हो तो मेरा उन्हें सत सत नमस्कार। एक छोटी सी बात है, इसके पहले मैंने बहुत देर से बैठे बैठे अवलोकन किया तो देखा कि आप लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन अभी कमी है। तो इस कमी को मैं चाहूंगा कि भाई राम अजोल जी ने अपने दिलदासक विचारों से आपको संबोधन में बहुत कुछ बता दिया, तो उनके इस स्वागत में मेरी तरफ से आप लोग करतल ध्वनि से ऐसी ताली बजाएं कि शायद अब तक आप लोगों ने ताली नहीं बजाई। धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी ऊर्जा को मुझे बता दिया। अब मैं इसी कड़ी में एक छोटी सी बात कहूंगा। फानूस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, फानूस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं इस कड़ी में आप लोगों से बड़ी बातें सुनी और उन बातों में मैं विशेषकर अपने प्रधानाध्यापक महोदय और आपके जो शिक्षकगण हैं, कितनी शालीनता, कितनी बुद्धिमानी से आपके सामने जो बिंदु रखे हैं, ये बिंदु बहुत व्यापक हैं। इन बिंदुओं में जैसे कि बढ़ती शिक्षा और गिरती नैतिकता, इस विषय में हमारे बच्चों ने जो ऊर्जा दिखलाई है, ये ऊर्जा शायद मैं अपने क्षेत्र के किसी विद्यालय में नहीं देखता। बच्चों, मुझे एक बात याद है, किसी मंच से आप लोगों के बीच में मैंने एक शब्द कहा था। वो शब्द ये है कि हमारे और आपके बीच में कितनी दूरियां। तो मैंने यही कहा था कि हमारे और आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 फीट की या 10 गज की दूरियां हैं। इसका एक मतलब था। इसका मतलब ये था कि जिस समय मैं ये कहा था, उस समय आप लोगों में वो ऊर्जा नहीं थी। लेकिन आज मुझे इतना गर्व और इतनी प्रसन्नता होती है कि विद्यालय का प्रत्येक छात्र और छात्रा जिस बुद्धिमानी, जिस ऊर्जा और जिस सामंजस्य के साथ में
अपनी बातों को यहाँ पर व्यक्त किया है, मैं उन्हें इस मंच से ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आज तो ये सारी दुनिया मिट गई, मैं चाहूंगा ये दुनिया मुझसे भी पार कर जाए। मैंने अभी देखा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपके विद्यालय में बाबू जयप्रकाश सिंह ने जिस तरह से, जिस कुशलता से आपके इस मंच का संचालन किया है, उस संचालन में विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने जो उनका सहयोग किया है, मैं तो समझता हूँ कि गुरु और शिष्य की ये बेहतरीन कड़ी आपको किताबों से नहीं, हम लोगों से नहीं, बड़े महापुरुषों से नहीं, आपकी अपनी कर्तव्य परायणता और अपनी बुद्धि कुशलता से आपने अपने अध्यापक बाबू जयप्रकाश सिंह के साथ जो आपने यहाँ पर सामंजस्य स्थापित किया है, गुरु और शिष्य का इससे बढ़ के उदाहरण पुस्तक में नहीं हो सकता है। बच्चों, तो मैं बहुत दूर की कड़ी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये इतने विशेष सब्जेक्ट हैं, इतने विशेष विषय हैं कि अगर एक की आलोचना करनी हो तो शायद जितनी देर तक ये प्रोग्राम चला है, एक की आलोचना भी नहीं हो पाएगी। इसी कड़ी में मैंने देखा कि अध्यक्ष की आजादी में हमारे कुछ छात्र और कुछ छात्राएं, जैसे कि सर्वप्रथम मैंने देखा है मैंने इसमें देखा है कि ये अंशु यादव ने हमारे संविधान की धारा को जिस धारावाहिक ढंग से, जिस तरह से उसके सब्जेक्ट को अपनी वाणी में व्यक्त किया है, शायद एक कुशल प्रवक्ता ही इस तरह से व्यक्त कर सकता है। इसलिए मैं अपने इस मंच से इस अंशु यादव को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उनका साथ लेने वाले विकास गिरी और विशाल मौर्य, यही प्रशंसा के उतने ही पात्र हैं जिस तरह की अंशु यादव। कहने का मतलब ये कि तीनों छात्र छात्राओं ने आपके साथ उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की बड़ी कुशलता आपके सामने व्यक्त की है। मैं जानता हूं कि ये बच्चे, ये छात्र और छात्राएं आज नहीं तो कल इससे ही एंकर का रोल निभाएंगे। ये मेरा और मेरे दिल की पुकार है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि डूबना है तो समंदर में जाके डूबो, डूबना है तो समंदर में जाके डूबो, किनारों पे क्या रखता है। डूबना है तो समंदर में जाके डूबो, किनारों में क्या रखा है। अरे अगर शिक्षा में आगे जाना चाहते हो तो मेरे पास आओ, इशारों में क्या रखा है। इस तरह से इन बच्चों ने आपको अपने इशारों में शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सफाई, तरह तरह के अपने उदाहरणों और अपने द्वारा रचित कविताओं और शेर के द्वारा आप लोगों के सामने इस तरह से व्यक्त किया कि पता नहीं लगता था कि वास्तव में उनका अपना ज्ञान है या वास्तव में सरस्वती का ज्ञान है उनके दिल में, या उनके गुरुओं का ज्ञान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से गुरु और शिष्य के संबंध की बात, अरुण की बात कही गई, जिस तरह से एकलव्य की बात कही गई, तो मैं गुरु और शिष्य के संबंध में मैंने एक कहानी छोटी सी पढ़ी थी। एक छात्र जिसका नाम अरुण था, वो अपने गुरु के पास पढ़ते समय गुरु ने उसे जंगल में भेजा कि जाओ तुम लकड़ी चुन के लाओ। आश्रम में छात्रों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं कराई जाती थी। तो अरुणी जब गया, देखा एक पेड़ है और वो पानी बह रहा है, बहुत तेज पानी बह रहा है, पानी रुक नहीं रहा है। लकड़ी चुनते चुनते देखा कि ये तो बांध कट गया, इससे बहुत नुकसान हो सकता है, बस उसी पर सो गया।
सो गया। जब शाम हो गई तब गुरु जी देखा कि अभी तो वापस आया नहीं। अंत में जब वहां उन्होंने जाकर के देखा कि एक हमारा शिष्य ठंड से कांप रहा है, मरने की पोजीशन में है, और उसको उठा के आश्रम पे ले गए। जब वो स्वस्थ हुआ तो उससे पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों किया? कहा गुरुजी आप ही तो शिक्षा दिया करते थे कि अगर कोई आपत्ति हो, अगर किसी कारण से कहीं कोई मानव, कहीं कोई जीव जंतु आपत्ति में हो या उसका कहीं उसके प्रति अन्याय होता हो तो तुम उसका निर्वहन जिस तरह से कर सकते हो करना। तो मैंने देखा कि सबके खेत के कहे की अपेक्षा अगर मैं सो जाऊं तो पानी बंद हो जाएगा। गुरु जी आपके वचनों का मैंने पालन किया। ये तो गुरु शिष्य का संबंध था। तो इस तरह से आप लोगों ने, मैं शास्त्र से लेकर, राजनीति से लेकर, शिक्षा से लेकर, गुरु शिष्य के संबंध से लेकर एक भी बातें छोड़ी नहीं है जिसको मैं कहूं। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग नहीं बल्कि ये समाज आप लोगों को कहीं न कहीं तीखी आलोचना करने के लिए कुछ बातें छोड़ जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि आपने इसकी क्यों और कैसे आलोचना की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपके दिल में कहीं न कहीं इस समाज के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति कहीं न कहीं कोई न कोई आक्रोश है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग उस आक्रोश को निकाल करके, उनकी खरी बातों को निकाल करके आप उनके प्रति जो उनमें अच्छा गुण पाते हैं, उनकी अच्छी बातों को पाते हैं, उसमें लीजिए, उसमें जाइए और उसमें रहिए। ये आपके अध्यापक महोदय, मैं यहाँ बहुत पहले से आता हूँ, मैं आपका परिचित हूँ, लेकिन मैं और बातों के कहने से मैं परे ये एक बात कहता हूँ। मैं ऐसे इसलिए कहता हूँ कि मेरे जीवन में अनेक इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं जिसको कि मैं घटित रूप में जानता हूँ। बच्चों, इसमें जितने बच्चे आए हैं, मैंने देखा है कि जो बहुत लोअर क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यद्यपि उनके जो साहस है, ऊर्जा है, भाषा नहीं है, उनके अंतराल में बहुत कुछ है, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपने अभिव्यक्त की आजादी के विषय में कहा, बच्चों के अंदर वो अभिव्यक्त की आजादी है, वो जानते हैं, उनका मन मचलता है और बड़े जोश खरोश के साथ कहना चाहते हैं, लेकिन उम्र इतनी छोटी है, ज्ञान इतना कम है कि वह अपने उस ऊर्जा को और अपने उस आक्रोश को आपके सामने भली भांति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, समय बहुत हो गया है, आप लोग उठते भी हैं, लेकिन जब मुझे कहा गया है आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आशीर्वाद आप लोग को अवश्य दूंगा। लेकिन इसी कड़ी में ये जो प्रांगण हमारा दिखाई देता है ना, इस प्रांगण में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बहुत दूर से कहता आया हूं कि ये वादियां है प्यार की, ये वादियां है प्यार की, यही यहाँ की रीत है। ये वादियां है प्यार की, यही यहाँ की रीत है। बच्चों ध्यान देना, ये वादियां है प्यार की, यही यहाँ की रीत है। अरे फिसल गए तो हार है, अगर संभल गए तो जीत है। मैंने इसलिए कहा कि हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे साथी, जितने भी लोग हैं, सारे लोग आप लोगों को यही कहते हैं कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। आपके जीवन की यह प्रथम सोपान है, इस पर सफलता पाने के लिए आप प्रयास कीजिए, शिक्षा में ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। और हमारी एक छात्रा ने एक ऐसी आलोचना की थी जिस आलोचना पर मैं उसको जाना नहीं चाहता, और भाई राम अजोर जी ने उसको थोड़ा सा व्यक्त किया है दुपट्टे को लेकर के। तो दुपट्टा वास्तव में यह रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह लिखा था कि स्त्रियों का सौंदर्य कहाँ होता है, स्त्रियों का सौंदर्य कहाँ होता है। तो मैं कहूंगा स्त्रियों का सौंदर्य उनके आभूषण में होता है, उनके अंगूठे में होता है। मेरे कहने का मतलब ये,
वो चीज मुझे यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि मैं जब लोकल हूँ तो मेरे सामने से बहुत सी छात्र छात्राएं गुजरती हैं, शायद मुझे पहचानती भी है, देखती भी है, इस अवस्था में नहीं देखती है, रेलवे अवस्था में देखती हैं, लेकिन मैं उनको किस दृष्टि से देखता हूँ, आज मुझे ये पता लगा कि केआरडी विद्यालय की छात्र छात्राएं जिस रास्ते से गुजरते हैं, अगल बगल बैठे हुए लोग अगर आपस में चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं, अरे भाई केआरडी विद्यालय की छात्राएं हैं, इनमें कितनी शालीनता है, इनमें कितना आपस में प्रेम है, इनमें कितना विद्यालय के प्रति रुझान है, अपने अध्यापकों के कथन को की बातों को किस तरह से मानती हैं और आपस में बातचीत भी करती हैं, तो केवल आपस में बातचीत करते हुए अपने उस मार्ग को तय करके विद्यालय तक पहुंचती हैं। मैं इसका अवलोकन करता हूँ। इसमें से बहुत सी छात्राएं हैं जो मेरे पास से, मेरे घर से गुजरती हैं, अब उनको डेली देखता हूँ। वो न समझे कि मैं नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ वो किस दशा में जा रही, कैसे जा रही हैं, उनका जाने आने का क्या मतलब है, विद्यालय के नाम को रोशन कर रही है या नहीं। मैं इस बात को मैंने इसलिए कहा है कि और भी छात्राएं अगर मेरे पास से गुजरे तो ये जान लें कि मास्टर साहब बहुत पुराने विचार के व्यक्ति हैं और हम लोगों के आचरण पर जरूर ध्यान रखते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों का आचरण मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे इस मंच से आपके आचरण के बारे में कुछ कहना पड़ा। छात्रों में ही कभी नहीं है, छात्र भी मेरे पास से गुजरते हैं तो मैंने उनको कभी हंसी मजाक करते नहीं देखा। जो छात्र हमारे पास से गुजरते हैं वो सोचते होंगे, उनको बस अगर यही मानना है कि अगर वो जाना है तो रास्ते में जाते हैं, अन्यथा कुछ अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातों को करते हुए जाते हैं। ये सब बातें मुझे अच्छे, ये है हमारी शिक्षा की ये प्रथम सोपान है, ये प्रथम गई है। और जहाँ तक साफ सफाई का मतलब है, साफ सफाई तो हमारे जन्म से पैदा होती है और मरने के अंत तक साफ सफाई होती है। इसके बारे में बहुत कुछ कहना अच्छा नहीं है, किसी ने, मैं नहीं कहूंगा, किसी ने भी कहा कि साफ सफाई का कुछ संबोधन होता है, कुछ रोक लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये विद्यालय जब हम लोग पढ़ते थे तो मैं करौली इंटर कॉलेज का कॉलेज का छात्र था, तो वहां के प्रिंसिपल साहब क्या करते थे, उनका दंड क्या था कि अगर आप प्रेयर के पहले वहां नहीं पहुंचते हैं तो आपका दंड क्या है कि आप मैदान में जितने खरपतवार हैं उनको चुन करके आप डस्टबिन में रख दीजिए, यही आपकी सजा है। तो ये शुरुआत हमारी साफ सफाई की जो है हमारे प्रथम घर से शुरू होकर, मार्च से शुरू होकर और विद्यालय तक आती है। जब मैं किसी विद्यालय में अध्यापक था रिटायरमेंट के पहले, तो हम लोग को ट्रेनिंग में एक बात बताई जाती थी, ये वातावरण के बारे में, आपके घर से लेकर के और आपके विद्यालय के बीच में, उस वातावरण के बीच में आपने क्या देखा। यह प्रथम हमारा क्लास होता था, तो उसमें हमको बताना पड़ता था और पूछना पड़ता था बच्चों से क्या देखा। कोई बच्चा कहता था कि मैंने कुत्ता देखा, कोई कहता था मैंने बिल्ली देखा, कोई कहता था मिठाई की दुकान देखा, तो छोटे बच्चे से कहते थे मैं खिलौना देखा। तो कहने का मतलब यह है, तो जब थोड़े बड़े लोगों से पूछा जाता था, अरे ये सब तो देखा तुम लोगों ने, लेकिन रास्ते को भी देखा, तो कहा कि कहीं पर टुकड़े पड़े हैं, कहीं पर ईंट पड़ी हुई है, कहीं पर मिठाई के ठोगे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब तब उनको बताना पड़ता था कि बेटा ये तुम्हें जो वातावरण का ज्ञान कराया जा रहा है, उसमें तुम्हें कोई खराब वस्तु मिले तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। तो ये हम लोगों को क्लास में बताना पड़ता था। आज इसकी जरूरत नहीं है। आज वो जैसा हमारे मास्टर साहब ने कहा कि मलेशिया का उदाहरण दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण दिया, महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी जी की सफाई के लिए वो जाते थे हरिजन बस्ती में और वहां जाकर के वो जहां पर वो बाथरूम रहता था उसमें अगर गंदगी होती थी तो उसको अपने हाथ से वो साफ करते थे। तो कहने का मतलब साफ सफाई और पुरुष के संबंध तथा शिक्षा में जो भ्रष्टाचार की बात आती है, तो आज तो हमारा देश भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचा है। हम अगर कह दें कि भ्रष्टाचार नहीं है तो शायद हम बिल्कुल अकथ बात करते हैं। जहां देखिए, जिस क्षेत्र में देखिए, जिस जगह देखिए, जिस घर देखिए,
हमारे देश में भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। इसका कारण हमें अब नहीं है, इसका कारण हमारे वातावरण से लेकर के हमारे संपूर्ण देश के अभिभावक, शिक्षक, वातावरण, राजनेता, हमारी कर्तव्यपरायणता और इसमें जो तमाम माफिया और ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनको कि शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग हमारी इस नैतिकता को बिगाड़ने के लिए इतना अनैतिक काम कर रहे हैं कि शायद हम उनको कर भी नहीं सकते। जैसा मास्टर साहब ने कहा है कि टेट की परीक्षा में अब आप सोचिए कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार जो है एक परीक्षा करा करके आप जो पढ़े लिखे बेकार लड़के हैं, बैठे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, उनके लिए उनको एक उचित स्थान देना है, नौकरी देनी है, वहां पर पेपर को लिख करके कितने लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये अनैतिकता नहीं है? अगर आपको हमारी सरकार या हमारा संविधान, हमारे संविधान का अनुच्छेद अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, आपको बोलने की आजादी देता है, स्वतंत्रता की आजादी देता है, तो आपका कर्तव्य भी, वह अधिकार आपका है और कर्तव्य भी आपका बनता है कि आप उस आजादी का सही अवलोकन करें, सही ढंग से उसको प्रयुक्त करें और सही रूप में उसको अपने कार्य क्षेत्र में व्यवहित करें। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, कहेंगे हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम सड़क पर चल सकते हैं, तो ये आपका कर्तव्य भी बनता है, आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप दूसरे को भी उसी तरह चलने दें। तो यह आपकी नैतिकता कहती है। लेकिन हमारा समाज विरोधी, हमारे देश के जो अनैतिक व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप उस रास्ते पर सही ढंग से चलें। तो यह जो विषय हमारा है, इतना गूढ़ विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि एक दिन में, एक घंटे में, 4 लाइन में, 5 लाइन में हम उसको चाहे कि व्यक्त कर दें और सबको सेटिस्फाइड कर दें, तो ये है क्वाइट इम्पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। तो बच्चों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, विषय बहुत व्यापक है, तो मैं अपने जीवन की एक छोटी सी बात बता दूं आपको। एक बार ट्रेनिंग चल रही थी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो हम 2 व्यक्ति बहुत पीछे, पहले बहुत पीछे बैठने वाले बच्चे जो होते थे उनको बड़ा सेबू कहा जाता था, पता तो कुछ नहीं था, पीछे बैठ के मुंह लुका रहा, ऐसा कहते थे लोग। तो हम लोग 100 टीचरों की एक ट्रेनिंग चलती थी, उसमें हम लोग 2 व्यक्ति हिंदी भाषी थे, बाकी सारे लोग बंगाली थे, गुड़िया थे, मद्रासी थे और तरह के थे, हम लोग 2 आदमी थे। तो बहुत पीछे बैठा हुआ था, हम 2 व्यक्ति बैठे थे। तो 2 दिन तो उन्होंने क्लास लिया, तीसरे दिन उनकी दृष्टि में आया कि 2 बच्चे, अरे है तो टीचर लेकिन जब क्लास में बैठे तो बच्चे ही हैं। तो वहां पर जब बैठे तो उन्होंने धीरे धीरे गए हमारे पास हुए, क्या व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज जेल सिंह। वेयर कम यू फ्रॉम? आई कम फ्रॉम यूपी। व्हाट आर यू डूइंग दिस? मेरा सर, आई एम not speaking anything, but thinking, what are you teaching? Then why? Because those the teachers who are jumping, who are asking question to you, but I am as a student, just like I am not, I am, if you are giving any important point, how I will give you, tell you, limited me to as a training teacher. Thank you. तब मैं जब बैठ गया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपने क्या अध्ययन किया? हमने कहा जो अध्ययन मैंने किया, क्या मुझे आज ही बताना होगा? उनका नहीं। उन्होंने कहा तब उन्होंने कहा 6 दिन जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो 7वें दिन आपको वो डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। उन्होंने कहा सर, तब 7वें दिन हमसे पूछिएगा। जब 7वें दिन आया तो उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन कितना कितना समझ लेंगे किसका। तो मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग 2 दिन से 3 दिन से बहुत पीछे बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो पीछे वाले हैं। हम लोगों को जो सबसे बचता है वही सब्जेक्ट दे दीजिए। किसी ने 2 मिनट दिया, किसी ने 5 मिनट दिया, किसी ने 3 मिनट दिया, किसी ने 4 मिनट दिया। जब बाबू रणजीत सिंह से पूछे जो मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने जो शुरू किया है
मैं और देव सिंह दो आदमी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं से दूंगा जहां से आपने शुरू किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। हम लोग दोनों आदमी सब्जेक्ट बांट लेते हैं। बोले भाई कैसे बांट लेंगे? उन्होंने कहा कि मैं मैथ, साइंस और ज्योग्राफी मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री ये सिंह डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। मैंने हाउ विल कैन यू इट? मैंने कहा सर, while the question and the course is not finished, at that time that I will take the time. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों अध्यापकों ने 3 दिन लिया, 3 दिन लिया और 6 क्वेश्चन को उनके जो 6 सब्जेक्ट थे सबको वहीं से डील करके और अंत में जहां उन्होंने खत्म किया था, समाप्त किया था, हम लोगों ने उनको वहीं ले जाके छोड़ा। तब उन्होंने सीपीआई को नोट किया कि अगर आपके कलकत्ता जिले में कहीं कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, कहीं कोई रिसोर्स पर्सन होता है, तो ये दो छात्र जो स्टूडेंट के रूप में टीचर्स बैठे हुए हैं, इन दोनों को निश्चित ही रिसोर्स पर्सन के रूप में आप नियुक्त कीजिएगा। बच्चों, ये अपने मन की बात करनी है। मैं स्कूल जाने तो मैं अपने रिटायरमेंट के 10 वर्ष तक मैं रिसोर्स पर्सन रहा। लोग कलकत्ता से बच्चों को पढ़ा करके आए होंगे और मैं आपकी धरती का पुत्र वहां से टीचरों को पढ़ा कर आया हूं। तो मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि मैं वहां पढ़ा के आया हूं, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लड़के मेरी तरह सबसे पीछे बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी वही स्टेमिना होनी चाहिए, उनके अंदर भी वही जोश होना चाहिए, उनके अंदर अपने गुरुओं के बताई हुई बात को उसी तरह सीखनी चाहिए जिस तरह से हम लोगों ने रफातुल्लाह साहब को सिखा दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के छात्र इतने टैलेंट होते हैं। हमने कहा सर आप डोंट क्लेम ऑन यूपी, यू विल क्लेम सिंगल वन पर्सन हु इज नॉट इंडिविजुअल पर्सन। वहां सभी लोग ऐसे नहीं हैं, वहां सारे लोग टैलेंट हैं। आपने हमारे यूपी को इस तरह से कैसे कर दिया कि यू कम फ्रॉम यूपी? नो सर, प्लीज टेक योर वर्ड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसलिए कहा कि यूपी की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है और आप जो है हमारे सारे सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे अपने आप में एक विशेषता है। तो बच्चों, हमने ये अपनी छोटी सी कहानी इसलिए बताई कि इसी तरह से अगर आपके अध्यापक महोदय आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप खेलिए नहीं, आप शर्माइए नहीं, अपनी बात को 2 बार 3 बार 4 बार अपने अध्यापकों से पूछिए और वो फीडबैक कराएंगे, आपको बताएंगे कि आपको ये आता है कि नहीं आता, कैसे आएगा। ये हमारा है टीचिंग और लर्निंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम क्या हाउ टू टीच एंड हाउ टू लर्न, हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे तुम सीखोगे। ये जो आदर्श है, ये जो बातें हैं, ये मैं एआईडी के छात्राओं में, छात्रों में और विद्यालय के समस्त अध्यापकों में पाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा जो संबंध है इस स्कूल के खुलने के पहले से और आज जो इस रनिंग अवस्था में है तब तक से मेरा संपर्क है। जो मैंने कहा था कि हमारे और आपके बीच की दूरियां मिट जानी चाहिए। आज मुझे बेहद खुशी है कि जिन बच्चों ने एंकरिंग किया है, जिन बच्चों ने अपनी बात को इतनी बुद्धिमानी से रखा है और वो आज हमारे उस कसक की दूरियों को दूर कर दिया। और मैं ये भी कहूंगा कि उसके इस प्रकार से ऊर्जा को बढ़ाने का काम और जो प्रकाश सिंह जी ने किया है, मैं तो कहता हूं कि आप गायक भी हैं, आप कवि भी हैं, आप समालोचक भी हैं, आलोचक भी हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप जो है इस तरह से बातों को रखते हैं, बच्चों को इंटरेस्टिंग करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने वो शब्द रखते हैं कि आप अगर कहीं सो रहे हो, उनकी बातें खराब लग रही हो, तो ऐसे तरानों में बोल जाते हैं, कविताओं को ये लगता है कि आपके सामने कोई संगीत विद्या प्रस्तुत कर रहा हो। तो ये एक शिक्षक का गुण होता है। शिक्षक अगर बच्चों को जगा नहीं सकता है, बच्चों को आगे बढ़ा नहीं सकता है, बच्चों में ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता है, बच्चों को अनुशासन सिखा नहीं सकता है, बच्चों को अपने जीवन के सोपान को आगे बढ़ाने के लिए उसे उत्साहित नहीं कर सकता है, तो वास्तव में ही इज नॉट लाइक ए टीचर।
वो वास्तव में सब वो जो है अध्यापक नहीं है, अध्यापक एक विदूषक होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई फिल्म का रील चल रही है, लेकिन बच्चों से जान लो कि जो फिल्म में रील होती है वो रियल में नहीं होता है, रील में कभी रियल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी रील चलती है, आप क्लास में बैठते हैं, आपका टीचर जो रील पैदा करता है वो रियल होता है। तो जो भी बताता है आप उसको ध्यान से सुने, उस पर अमल करें और उसी तरह से अपने जीवन में उसका अनुपालन करें, तभी जो है आगे सफल छात्र होंगे और आपके गुरु शिष्य की महानता होगी। गुरु और शिष्य का संबंध तो अनुशासित है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे किसी लीडरशिप का क्षेत्र हो, चाहे किसी वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हे डॉक्टर दिखा बीमार है क्या हो भाई, ये नहीं कहेगा कि आपको कहीं डॉक्टर साहब देखिए हम बहुत बीमार है, बड़ी तबीयत खराब है, लोग कहा गया ना एक शब्द है मारेंगे, मारेंगे, ये शब्द है मारेंगे, ये शब्द है मारेंगे, ये भी बात है ना, मारेंगे मैंने डांट रहे आपको, ये बड़ा खराब शब्द लगता है। मारेंगे क्वेश्चन है, पूछते हैं क्या मारे तुमको, मारेंगे, ये हमारा अधिकार बनता है कि अगर बदमाशी करते हो तो मारेंगे। बेटा ये एक शब्द है, लेकिन 3 बार 3 भरोसे से कहा गया, 3 लाइन में 3 तरंगों से कहा गया, 3 तरह से कहा गया, लेकिन तीनों के कहने में एक अर्थ है। तो मैं ज्यादा समझ ले रहा हूं क्या? तो बहुत समय तो हो गया है, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूं, शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात हमारे कुछ छात्रों ने किया है। तो उन छात्रों में मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 3-4 बच्चे वास्तव में मैं उस पॉइंट पर आऊंगा कि करीब करीब जितने बच्चे हमारे इस लिस्ट में आए हैं, उन बच्चों में आधे से ज्यादा बच्चों ने वो टू दी पॉइंट का मतलब जो उनको सब्जेक्ट दिया गया था वो सब्जेक्ट से कभी परे नहीं हुए। उन्होंने सब्जेक्ट की कड़ी को पकड़े रखा है, भले कम बोले हैं, भले ही ज्यादा नहीं बोल पाए हैं, शिष्ट भाषा नहीं रही है, जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने जिन बिंदुओं को पकड़ा था उसी बिंदु पर चले हैं। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो उस बिंदु को आधा पकड़े हैं, आगे के बाद कहीं राजनीति में चले गए हैं, कहीं दूसरी भाषा में चले गए हैं, कहीं उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ ली है। तो बच्चों इसमें देखो ऐसा था कि जैसे मैंने कहा कि आपके पुराना अध्यापक महोदय ने जैसे यहाँ पर 2 चीजें दी है, बढ़ती शिक्षा की कृषि नैतिकता, शिक्षा में भ्रष्टाचार, ये दोनों पॉइंट एक तरह से मिलते जुलते हैं। अगर जैसे किसी छात्र या छात्रा ने कहा था कि अगर हम ताली बजाते हैं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो उसी तरह से ये सब्जेक्ट जो हमारा है दोनों का आपस में तालमेल रखता है। कुछ बच्चे इसमें से बदल के उसमें चले जाते थे, उसमें से बदल के इसमें चले जाते थे, इसलिए उनकी कड़ी, उनका व्यतिक्रम हो जाता था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के बाद जब यह बाल गोष्ठी, आपकी यह बाल सभा आए, तो आप जब भी या तो अपने गुरुओं से आप शिक्षा लेते हैं या स्वतः लिखते हैं या किसी से आप अपने ढंग से उसको पूछते हैं, किसी से प्रेरणा लेते हैं, तो उसमें उस सब्जेक्ट से परे मत जाइए, उस विषय से परे मत जाइए, कम बोलिए लेकिन उस विषय से परे मत जाइए। इसी तरह से हमारे कुछ बच्चों ने अंग्रेजी में कहा है, तो अंग्रेजी में कहने से बातें तो उन्होंने जरूर कही है, लेकिन उनका जो इंग्लिश में लेक्चर देने का जो पॉइंट होता है, जो हाव भाव होता है, वो हाव भाव जहां से भी उन्होंने पाया है थोड़ी सी कमी रह गई है कि वो केवल रीडिंग, जैसे बुक में हम रीडिंग करते हैं उस तरह से रीडिंग करते हैं, यह अत्यंत नहीं है। उनको जैसे कि इस समय इंग्लिश मीडियम चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में किसी चीज को, किसी मैटर को वो जो है व्यक्त करते हैं, तो नाच के, गा के, सिखा के, पढ़ा के
अब तो अगर हम टीचर हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो बुढ़े हो गए कि हमको भी नाचना पड़ेगा, हमको ही गाना गा के बताना पड़ेगा। तो इस तरह से उनके अंदर जो उसके अंग्रेजी के कहने का जो शब्द था, जो उसके भाव विचार बनते थे, उसमें थोड़ा सा सभी लोगों ने अच्छा कहा है, मैटर पर कहा है, टू दी पॉइंट कहा है, लेकिन थोड़ी सी उसमें और भी निखारता आनी चाहिए, थोड़ा और उसमें निखार आना चाहिए। तो ये मेरी आलोचना नहीं है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि मेरी हिंदी के साथ मेरी इंग्लिश भाषा भी उसी तरह से प्रौढ़ और मजबूत बने, तो उनको अपने विचार में, अपने कहने की स्टाइल में, शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बार आप लोगों से थोड़ा सा ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने इस अनुशासन को, अपने इस विद्यालय को, आपके शिक्षक और शिक्षिकाएं जो आपको नसीहत देती हैं, आपको जो पढ़ाती बताती हैं, उस बताने में आप लोगों का हमेशा जो है सम्मान कीजिए। और अभी आप लोगों ने कहा है गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव बताए। तो गुरु और शिष्य के इस शब्द को और कबीर की इस वाणी को कभी भी अपने दिल से निकलने मत देना, और इसको हमेशा याद रखना। यही तुम्हारे जीवन की कड़ी है, तुम्हारी सफलता का ये सोपान है। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं जो विषय दिए गए हैं आपके प्रधानाध्यापक द्वारा, मैं सारे विषयों पर नहीं जाना चाहता, उसके बारे में बहुत लोग आप लोग सुन चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात को कहकर आप लोगों से विदा लूंगा। आंसुओं को छुपाना खुशी के लिए। आप लोग के बच्चे भी कभी बहुत खुश होते हैं अपने रिजल्ट से, अपने माँ बाप से, अपने पिता से, अपने विद्यालय से, अपने समाज से, तरह तरह के कर्तव्यों से जब आप अपना एक प्रकार से आनंद मनाते हैं। एक लाइन है, आंसुओं को छुपाना खुशी के लिए। आंसुओं को छुपाना खुशी के लिए कितना दुश्वार है आदमी के लिए। आंसुओं को छुपाना खुशी के लिए कितना दुश्वार है आदमी के लिए। बेटा सोचो, उलझने बेबसी गम की परछाइयां, उलझने बेबसी गम की परछाइयां है जरूरी बहुत आदमी के लिए। ये मेरे लास्ट शब्द हैं कि तुम्हारे जीवन में जितनी उलझन है, जितनी परेशानियां आए, जितने गम आए, तुम हमेशा उसमें हंसते रहो और हंस के झेलते रहो और जीवन के अपनी अगली कड़ी पर आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक लाइन कहूंगा, वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अकेले चला था है जानिबे मंजिल, मैं अकेले चला था है जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आपका कोई साथ ना दे, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि कोई साथ ना दे तो एकला चलो रे। एकला चलो रे मतलब हुआ अकेला चलो। यदि आपका कोई साथ नहीं देता है तो अकेले चलो, यदि कोई साथ ना दे तो एकला चलो रे। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे शब्द हैं। और मैं उन महापुरुषों की बात कर रहा हूं कि जिस समय हमारे संविधान की दुर्गति हो रही थी, हमारे संसद की दुर्गति हो रही थी, उस समय हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बच्चों ध्यान दो, बच्चे आपस में बात कर रहे, लगता मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। ये आगे की बच्चियां जो है, लग रहा है कि मैं ज्यादा कुछ कह रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है। हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था, क्या कहा था, कुछ लोग अभी तो ऐ हवादिश उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, ऐ हवादिश उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तो साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। तो कहने का मतलब कि तुम तूफानों का नजारा मत देखो, तुम आने वाले घड़ी को, आने वाले समय को, तुम्हारे जो भविष्य की घड़ी है, उसको अपने इस वातावरण से, अपने इस विद्यालय से, अपने शिक्षकों से, अपने इस समाज से लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार सारे छात्र छात्राओं को, हमारे बीच जो एंकरिंग कर रहे थे बच्चों को, और विशेष करके जयप्रकाश बाबू को जो
आप लोगों को समय समय पर बताया करते थे। साथ ही साथ विद्यालय के उच्च अध्यापकों को जो आप लोगों को इस शालीनता से बैठने का अनुशासन, मैंने तो सुना है कि रिंकू सिंह को, अमित सिंह को अनुशासन मास्टर कहते हैं। वास्तव में देखने को मिलता है कि अगर वो खड़े हो जाए तो वास्तव में लगता है कि यहाँ अनुशासन है और अनुशासन मास्टर भी है, और यही होना चाहिए। मैं इसे बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ही इसको चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी इसीलिए बिताई है और इसमें मेरा विश्वास है, और मेरे विश्वास पर आप लोग खड़ा उतरेंगे, ये मुझे भी विश्वास है। इसी के साथ साथ मैं कहूँगा, पत्ते जो गिरे डाल से जुड़ते नहीं देखा, पत्ते जो गिरे डाल से जुड़ते नहीं देखा, बिछड़ गए एक बार तो उन्हें मिलते नहीं देखा। बच्चों, फूल जो दोपहर की धूप में मुरझा गए, फूल जो दोपहर की धूप में मुरझा गए, उन फूलों को दरख्तों में कभी लगते नहीं देखा। ऐसी हवा चली कि जड़ से उखड़ गए, ऐसी हवा चली कि जड़ से उखड़ गए। जिन दरख्तों को कभी तूफानों में हिलते नहीं देखा। मैं आप लोगों को ऐसे ही शिक्षा देना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि आपके सामने झंझावात आए, मुसीबत आए, लेकिन कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, अपने रास्तों पर चलते चलना, यही मेरा अंतिम संदेश है। इस संदेश के साथ आप सभी को एक बार हार्दिक बधाई देते हुए सभी को धन्यवाद कह करके अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बच्चों। गुरु जी ने बहुत सी बातों को बताया जो हमको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सबके लिए, विशेष तौर पर आप लोगों के लिए, आप नौनिहाल बच्चों के लिए कुछ कहना शेष नहीं है, और जीवन में तो बहुत कुछ शेष रह जाता है। अभी मुझे याद आ गई बाबूजी की जो चित्र लगा है, ये कहा करते थे, जैसा गुरुजी ने अभी बताया कि जब हम चौराहे पर बैठे रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, अपने घर पर रहते हैं, तो जबकि आगे के बच्चे निकलते हैं तो मेरी दृष्टि उस पर पहुंचती है। बाबूजी भी कहा करते थे कि जब आप या कोई भी विद्यार्थी अपने घर से पढ़ने के लिए किसी भी विद्यालय में जाता है, तो समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वह शिक्षक हो, डॉक्टर हो, या गांव में हल चलाने वाला हो, पशु चराने वाला हो, सबकी निगाह उन बच्चों पर रहती है। तो बच्चों, गुरु जी ने जो बताया उस मर्यादा का हम लोग पालन करें, अनुशासन में रहें। आप अपनी और विद्यालय की, अपने समस्त अध्यापकों की, परिवार की, समाज की गरिमा को बनाए रखें, यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और हम गुरु जी और जो हमारे अतिथि महोदय लोग हैं, यह भगवान इनको स्वस्थ सानंद रखें, इनको लंबी आयु दें, ताकि हम लोगों को प्रेरित करते रहें, अपने आशीर्वचनों से अवसिंचित करते रहें। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं अपने विद्यालय परिवार के संरक्षक, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले, और हम लोगों के ऊपर हमेशा अपनी दृष्टि रखने वाले अपने बड़े भाई और इस विद्यालय के प्रबंधक परम आदरणीय पुष्पेंद्र जी को ओवामे अपने आशीर्वचनों से अभिषिंचित करें। परम आदरणीय प्रबंधक। आदरणीय गुरु जी, आए हुए सम्मानित छात्रों, अध्यापक बंधुओं, बच्चों, आप लोग सुबह से बैठे होंगे, काफी ऊब गए होंगे। हम समझ रहे हैं आप लोगों की बात। हम आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे।
लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, कोरोना काल में जो स्थिति आई उससे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। आपकी शिक्षा प्रभावित हुई, आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई, सारी चीजें अपनी पटरी से उतर गई। और यह एक उसी की कड़ी है कि विद्यालय परिवार आपको उस लाइन से जोड़ने के लिए एक प्रयास कर रहा है कि जिससे कि आगे विभिन्न प्रकार के आयोजनों में आप शामिल हों और आपकी अभिव्यक्ति और क्षमता बढ़े। ढेर सारी बातें तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग अपनी अपनी बातें कर चुके हैं, गुरु जी भी कर चुके हैं, सारे लोग अपनी बात बता चुके हैं। हम एक चीज केवल ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए कि नई शिक्षा नीति इस समय 2022 लागू की जा रही है। मुख्य बात जो है, नई शिक्षा नीति 2022 लागू की जा रही है, जिसके तहत मूल्य परिवर्तन किए गए हैं और वो आप पुराने ढर्रे पर जो चलेंगे तो उसमें आपको शिक्षा की जो स्थिति है वो बदल रही है। आप बीच में खड़े हैं एकदम। इस साल आपकी कुछ स्थिति होगी, अगले साल आपको कुछ पढ़ना होगा। जैसे इंटर वाले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसलिए कि ये जानकारी आप लोगों के लिए ही हम बता रहे हैं। इंटर वाले जाएंगे, अगले साल वो उनका विषय समाप्त हो जाएगा। बायो विषय, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स या वाणिज्य या एग्रीकल्चर, इस तरह की चीजें समाप्त की जा रही हैं। केवल स्नातक आप कहे जाएंगे और सब्जेक्ट में जो भी आपको लेना होगा सारी चीजें आप लेकर पढ़ सकते हैं, 3 विषय जो भी आपको मन चाहते हो। उसी तरह इंटर में भी परिवर्तन किए गए हैं। साइंस और आर्ट और एग्रीकल्चर सब हटा दिए जाएंगे अगले साल से, और जो भी विषय आप पढ़ना चाहेंगे वो भी विषय आप पढ़ेंगे। चाहे आप भूगोल पढ़िए, चाहे भूगोल के साथ केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, वो एक परिवर्तन होगा इसके साथ। और इसका प्रभाव कक्षा 9 से ही शुरू कर दिया गया है। आपको सीट दी गई थी परीक्षा में, सीट दी गई है ना, इसी सीट के तहत आपकी हाई स्कूल की परीक्षा इसी तरह से होगी। और जो इस साल परीक्षा ये खसपासी हुई है, छमाही परीक्षा जो हुई है, उसके सारे नंबर 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 के नंबर चढ़ने थे 3 तारीख तक। 3 कल थी है, लेकिन बोर्ड ने उसको बढ़ा के 20 कर दिया है। 20 तारीख तक सबको चढ़ करके भेज देना है। कुछ लड़के परीक्षा भी नहीं दिए, जान करके नहीं दिए हैं। और आपको देखना हो तो आप UPMSP गूगल पर सर्च करिएगा, UPMSP गूगल पर सर्च करके नीचे जब आप जाएंगे तो खुलेगा, फिर UPMSP ऊपर वाला उसको खोलेंगे। उसको खोलने पर पहला आएगा जियो लोकेशन, उसको पर टच करिएगा, वो चट्टा उठा बनाने के लिए है। दूसरा लाल में आ रहा है कक्षा 9, 10 का अंक अपलोड करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो ये विद्यालय का काम है, वो लोड कराएगा, वहाँ आप डालेंगे तो फिर आपको कोड मांगेगा। आप कोड कोई मतलब नहीं आप लोगों से, इसलिए कि वो आपकी बात नहीं, लेकिन मैं जानने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 9, 10, 11, 12 की सभी परीक्षाओं का अंक बोर्ड अपलोड कराएगा। तो आप लोग अपनी जो ढर्रा है उसको बदल लीजिए। काफी लड़के अनुपस्थित रहे, उनके गार्जियन को बुलाया जाएगा। और इन्हीं से मेरा अनुरोध है कि जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं वो अपने गार्जियन को लेकर के आएंगे। और जनवरी में प्री बोर्ड होगी, उसकी तैयारी करिए। उसमें अब की बार तो पेपर उस तरह से था, और पेपर हो सकता है प्री बोर्ड का पेपर बोर्ड भी दे सकता है। कुछ गाइडलाइन इस तरह से चल रही है। और
प्री बोर्ड की तैयारी अच्छी से करिए। इसके बाद परीक्षा होगी, वो 24 अप्रैल शायद या मार्च में जो भी है वो होगी। वो तो शासन की व्यवस्था है, जिस तरह से वो चाहेंगे वो करवाएंगे, लेकिन आप अपने से अपनी तैयारी रखिए। और इन सारी जो परिस्थितियां हैं, जो जितने नंबर चढ़ने हैं या जो भी हैं, उस कॉपी को पैक करके मांगा भी जा रहा है कि मांगा कि उसको बोर्ड को जमा कराएं। इसीलिए आप लोगों की इसी बीच में दोपहर से रोक करके कॉपी सभी जांची गई और सब रिजल्ट तैयार है, उसको चढ़ाया जाएगा, चढ़ भी रहा है। और देखिए, ये तो परीक्षा की चीजें हैं। बाकी आप लोग के साथ जो आप लोग आते हैं सुबह, उस पर देखिए ये जो गोष्ठी है उसके तहत सारी चीजें आनी चाहिए। बहुत सुबह से आकर के कुछ लोग खाली टहलते हैं, तो आ रहे हैं तो बैठिए और पढ़िए, कमरे में अपनी तैयारी करिए। और जो भी आपको ना आता है, जहाँ परेशानी है, अपने अध्यापक से मिलिए, उनसे संपर्क करिए। जिस तरह हमको ये नहीं आता है, मुंह चुरा करके नहीं आता है भाग जाना, ये आपकी कमजोरी है। अभी लड़के सबकी बात ये है, लेकिन जो उसमें से निकल करके अपने अध्यापकों को संपर्क में रहे, पूछेगा, वो जो है वो सफल होगा। और रेट बदला है, लेकिन पहले 600 का होता था हाई स्कूल में, इस साल तो 600 का होगा। अगली साल से जो 9 का कक्षा 9 में जा रहा है, वो एक सब्जेक्ट 170 नंबर का होगा। उसमें छमाही का परीक्षा, प्री बोर्ड की परीक्षा और आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क के बाद एग्जाम, ये कितने चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। और हम क्लास में कक्षा भी बताए थे कि किस तरह से नंबर आपको देना है। 30 नंबर प्रोजेक्ट का है, 10 नंबर उसमें प्रोजेक्ट आपको लिखने पर देना है, 10 नंबर अध्यापक देगा और 10 नंबर छात्र देंगे। इसके बाद वो जोड़ करके वो आपका प्रोजेक्ट वर्क तैयार होगा, उस पर आपको नंबर मिलेगा। तो ये सब चीजें आप जान लीजिए, पेपर पढ़ते हैं, आपको जानकारी भी होगी। सारी चीजें आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ जानते हैं, इसीलिए आप अपने ऊपर अपने लिए ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना है, कैसे हमको पढ़ना है। तो हमारी ये आशा है, विश्वास है कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे और जितनी आपके अध्यापक बंधु जो आपके अध्यापक से आपको गाइडलाइन किए कि क्या आपको बोलना है, कैसे बोलना है। आगे जो लोग नहीं बोल पाए हैं या नहीं अपना प्रदर्शन किए, अभिव्यक्त नहीं कर पाए, वो अपने अगले प्रोग्राम में जरूर शामिल होंगे। और इसी विश्वास के साथ कि आप विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। इसी कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, सर ने मूल रूप से शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या स्थिति है, उसका सारांश जो है विशेष पढ़ाई पर आप ध्यान दें और जो कार्यक्रम है उसमें आप लोगों ने सहयोग किया। तो ये समिति के द्वारा कुछ बच्चों का जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये
चले बस थोड़ी देर और आज शालीनता का परिचय दें। ये जिन बच्चों ने आज प्रतिभाग किया है उसमें समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और जो बच्चे छूट रहे हैं वो आगे के लिए अपने को तैयार रखें। तो सर्वप्रथम जो है ये 3 बच्चे इस दीर्घा में आ जाए जहां हमारे अतिथि लोग बैठे हुए हैं, प्रधानाचार्य और सब लोग हैं। इसमें एंकरिंग करने वाले बच्चे कक्षा 12 मैथ्स ग्रुप की जो बच्ची थी अंशु यादव, विकास गिरी और कक्षा 10 सेक्शन से विशाल मौर्य, ये तीनों बच्चे आ जाएं और अपने पुरस्कार को ग्रहण करें। बहुत ही प्रशंसनीय बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है और यह एक नई व्यवस्था जोड़ी जा रही है। आप इसमें आगे सहयोग करते रहें। ये तीनों बच्चे पहुंच गए हैं, अंशु यादव, विकास गिरी और विशाल मौर्य, और इनको पुरस्कार प्रदान करते हुए परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षक। आप लोगों ने जिस शालीनता और सद्भाव का परिचय दिया, हमारे अध्यापक निरंतर लगे रहे, बच्चों ने जिस शालीनता का परिचय दिया उसके प्रति हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे जो कुछ और विशेष इस बच्चे हैं उसमें प्राची यादव कक्षा 11 से प्राची यादव जी, चलो ठीक है। कक्षा 6 से अनुराग यादव, ये बच्चे आ जाएं। सिद्धार्थ कक्षा 8 से, उज्जवल निगम कक्षा 12 से, शिवम मौर्य कक्षा 12 से, ये बच्चे आ जाएं। नाम फिर से सुन लें, प्राची यादव कक्षा 11 से ये पुरस्कार ग्रहण करते हुए ये बच्चे, और हम लोगों की अभिलाषा है कि यह विद्यालय निरंतर पुरस्कार की श्रेणी में जहां भी रहे आगे बढ़ता रहे। और आप अपने हौसले को निरंतर बुलंद रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जो कमियां हैं उसमें आप सुधार लाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है असफलता ही सफलता की कुंजी है। हम अगर कहीं असफल होते हैं तो हमें यह टटोलना चाहिए, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। आगे बच्चे तैयार रहेंगे, जिनकी पंक्ति लंबी है। ये बच्चे हैं प्रतिभागी रूपम यादव कक्षा 12 से, अतुल यादव कक्षा 10 से। ये बच्चे क्रम से निकलते रहे अपने पुरस्कार के लिए। हमारे अतिथि महोदय के द्वारा जो है पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। रूपम यादव कक्षा 12 से, अतुल यादव कक्षा 10 से। ये जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं अपने कदमों को बढ़ाते हुए और पुरस्कार ग्रहण करते हुए परम आदरणीय श्री रामजोर जी के हाथों द्वारा, प्रधानाचार्य महोदय के हाथों द्वारा आगे ये बच्चे हैं प्रसून शुक्ला कक्षा 9 से, आकांक्षा यादव कक्षा 10 सेक्शन ए से। ये बच्चे आ जाएं। प्रसून शुक्ला कक्षा 9 से, आकांक्षा यादव कक्षा 10 सेक्शन ए से। चलो आगे बच्चे आगे बढ़ते रहें। पायल चौहान कक्षा 12 से, स्मृति गुप्ता कक्षा 12 से, अर्पित तिवारी कक्षा 12 से। बिल्डन में ये बच्चे भी क्रम से निकलते रहे। पायल चौहान कक्षा 12 से,
स्मृति गुप्ता कक्षा 12 से, अर्पित तिवारी कक्षा 12 से, और अच्छे से हाँ। आगे आते हैं शिवन्या यादव कक्षा 12 से, इंग्लिश में इन्होंने स्पीच किया था। संध्या यादव कक्षा 12 महेशपुर से, ठीक है बेटा। उसी से कक्षा 12 महेश से, प्रीति गुप्ता कक्षा 12 महेश से। ये बहादुर बच्चियां अपना पुरस्कार लेने के लिए कदमों को आगे बढ़ाते हुए, ये बहादुर बच्चों को मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। इसमें आपकी मर्यादा है, पूरे विद्यालय परिवार की मर्यादा है। तब तुमको क्या कहें, बिल्डन जाओ। आगे इसी कड़ी में अंकिता पाल कक्षा 10 सेक्शन ए, अंकिता पाल अनुष्का विश्वकर्मा कक्षा 11 से, आयुष पांडे कक्षा 7 से, शिवांगी मौर्य कक्षा 9 से। ये इतने बच्चे आ जाएं। अंकिता पाल, अनुष्का विश्वकर्मा, आयुष पांडे, शिवांगी मौर्य। ठीक है बेटा जाओ, ठीक है। तुम लोग ऐसे अच्छा नंबर भी लाओ ताकि नाम हो हमारा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह पुरस्कार आपकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। इसको भी आपको आजीवन ध्यान में रखना होगा। इसी क्रम में आगे हंसराय कक्षा 12 से, हंसराय कक्षा 12 से, प्रवेश यादव कक्षा 12 बायो ग्रुप से। ये भी बच्चे आ जाएं। हंसराय, प्रवेश यादव। ठीक है बेटा जाओ, बस इसी क्लास का नाम रोशन करते हैं, जाओ। चलो 6, 7, 8 वाले ध्यान दें।